हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर। तो आज हम यहाँ पे मैथ का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 10th और 12th में भी आता है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दी ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे क्या हेडिंग पड़ी है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। जैसा कि आप त्रिकोणमिति से समझ रहे होंगे, इसकी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाओगे त्रिकोण प्लस मिति, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी त्रिभुज की भुजाओं को मापा जाता है, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के मापन के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसका जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो होता है ट्राइगोनोमेट्री। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला ट्राइगन, यहाँ पे देख रहे हो आप, पहला क्या है? ट्राइगन। दूसरा क्या है? मेट्री। ट्राइगन से मतलब होता है तीन भुजाओं वाला। जैसे आप सभी ने पॉलीगन सुना होगा, पॉलीगन का मतलब होता है बहुत सारी भुजाओं वाला। तो ठीक वैसे ही ट्राइगन का मतलब होता है, ट्राई का मतलब तीन और गन का मतलब भुजा, यानी कि तीन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिकोण। ठीक है, यानी कि त्रिभुज। वैसे ही यहाँ पे जो दूसरा शब्द है वो कौन सा था? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ठीक है, तो आज हम यहीं से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बताया आपको, ट्राइगोनोमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? ट्राइगन, यानी कि ट्राइंगल। इसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो आप इतना समझ गए होंगे ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज। और त्रिभुज भी वैसे दो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य रूप से जो अध्ययन करेंगे वो समकोण त्रिभुज का करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जो आधारित होती है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेंगे। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप 90 अंश होती है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो एंगल है ये 90 अंश का है। यहाँ पे हमने ऐसे नाम डाल दिया ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यानी कि त्रिभुज के जो शीर्ष है इनको नाम डाल दिया ए, बी और सी। यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो कौन सा है? 90 अंश का। ठीक है, तो ये जो भुजा जिस पर ये त्रिभुज पूरा का पूरा लेटा हुआ है, यानी कि लाई कर रहा है, इस भुजा को बोलते हैं आधार, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? आधार। और इसको इंग्लिश में बेस भी कहते हैं, इसे हम बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस भुजा पे ये त्रिभुज खड़ा होता है पूरा का पूरा, यानी कि जो भुजा इसकी लंबाई होती है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? लंब ऐसे करके, यहाँ पे इसे बोल देंगे लंब ऐसे। ठीक है, तो और आप ये देख रहे होंगे, लंब और आधार के जो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी कि इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसे एस से प्रदर्शित। जैसा कि बच्चों, जैसे हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज देखते ही हमारे मन में क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक और समकोण त्रिभुज बना लें, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक और समकोण त्रिभुज जैसे बना लिया, तो इस त्रिभुज के माध्यम से हम पाइथागोरस प्रमेय सीखने का प्रयास करते हैं। इस त्रिभुज की इस वाली भुजा पर अगर कोई एक वर्ग खींच लिया जाए, ऐसे करके एक वर्ग बना लिया है, और ऐसे ही इस वाली त्रिभुज की भुजा पर कोई एक वर्ग बना लिया जाए, और इस त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा पर भी कोई एक वर्ग बना लिया जाए, तो अगर इनके क्षेत्रफल निकाले जाएंगे, जैसे ये जो लंब वाली भुजा थी इसका क्षेत्रफल निकालो, और जो आधार वाली भुजा थी इसका क्षेत्रफल निकालो, और इसके बाद में कर्ण वाली भुजा का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि जो कर्ण से मिलकर के जो आकृति ऐसे बन रही थी, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप पाओगे कि जो कर्ण पर बना वर्ग था, यानी कि कर्ण पर जो बना वर्ग था उसका क्षेत्रफल लंब पर बने वर्ग, यानी कि लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी हमारी तैयार होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यही बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होती है। किसी भी त्रिभुज की कर्ण पर बना वर्ग उस त्रिभुज के आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। के बारे में यहाँ पे जानना शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ऐसे करके हम यहाँ पे लिख लेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में, जैसा कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, निर्देशांक ज्यामिति में एक एक्स एक्स होती है ऐसे करके, और एक होती है वाई एक्स। एक्स एक्स सीधी होती है और वाई एक्स क्या होती है? ऊपर से ऊर्ध्वाधर आती है। इस वाले सिरे को बोलते हैं एक्स, और यहाँ पे मूल बिंदु होता है, इस वाले को बोलते हैं एक्स डैश। ऐसे ऊपर वाला जो सिरा होता है वो होता है वाई, और जो नीचे वाला सिरा होता है वो होता है वाई डैश। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ रहे होंगे। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है? 0 अंश ये वाला, और यहाँ पे कितना का बनता है? 90 डिग्री का, और ऐसे यहाँ पे कितना होता है? 180 का, और ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 270 का,
और जैसे जब ये पूरा राउंड हो जाता है तो जहाँ पे 0 डिग्री होता है वहीं पे कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आप इतना समझ जाओगे। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए ये वाली जो एक्सिस होती है ये कैसी होती है पॉजिटिव, यानी कि एक्स से लेकर के जो यहाँ पे मूल बिंदु तक होता है ये वाली एक्सिस कैसी होती है पॉजिटिव। ऐसे ही जब हम बाई के सिरे पर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये वाली भी जो एक्सिस होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव। ठीक है, और एक्स डैश की तरफ ये जो एक्सिस होती है वो कैसी होती है नेगेटिव, और ऐसे ही जो वाई डैश होता है वो नीचे की तरफ कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा में आप यहाँ पे ऐसा समझ गए होंगे कि जो एक्सिस होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या होगा अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम जानना चाहेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री में फलन होते हैं। ठीक है, फलन का मतलब ऐसे आपने सुने होंगे साइन कॉस टेन, ये फलन हो रही है। त्रिकोणमिति फलनों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला फलन होता है उसे बोलते हैं साइन, यानी कि SIN ऐसे करके साइन यहाँ पे डाल दिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ल, यानी कि लंब का मतलब क्या होता है P फॉर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा P/S। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/S। ऐसे ही cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/S। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार P/B। ठीक है, जहाँ पे P का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, S का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस यानी कि आधार। ठीक है, इतना तो आप सभी समझ गए होंगे। ऐसे ही इनके विलोम होते हैं, इनके विलोम का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, जैसे उनको नाम दे देंगे। साइन का जो विलोम होता है वो क्या होता है कॉसेक, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा बराबर क्या आया था P/S, वैसे ही cosec थीटा बराबर क्या आ जाएगा S/P, यानी कि इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे S/P। ऐसे ही cos थीटा, cos का जो उल्टा होता है वो क्या होता है sec थीटा, तो यहाँ पे जो sec थीटा का उल्टा आएगा वो क्या आएगा S/B, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा S/B ऐसे करके कर्ड बटे आधा। ठीक है, और ऐसे ही ये tan का जो विलोम होता है वो क्या होता है cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा B/P। ठीक है, तो इतना आप ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी ने ये जो फलन देखे हुए इन फलनों के जो प्रतीक लिखे हुए हैं साइन थीटा बराबर P/S, cos थीटा बराबर B/S, ऐसे करके ये आपको याद करेंगे। तो इनको याद करने से बचने के लिए एक छोटी सी ट्रिक, जैसा कि आप सभी ने सुनी होगी लाल बटे का, उसी ट्रिक को बड़े ही संक्षिप्त तरीके से यहाँ पे बताना चाहेंगे। बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको करना क्या है, बस पूरा का पूरा फोकस अपना यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने सुना होगा ऐसे करके लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल LAL और बटे में क्या आ जाएगा कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे L का मतलब क्या होता है, जिस बच्चे को नहीं पता वो यहाँ पे लिख सकता है। L का मतलब होता है लंब, L का मतलब क्या होता है लंब, और जो A है A का मतलब क्या होता है आधार। इसके बाद में क्या है A का मतलब क्या हो गया आधार, इसके बाद में जो K है K का मतलब क्या होता है कर्ल। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रतीक हमने यहाँ पे लिख लिए। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ल। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फलन होता है वो कौन सा होता है साइन, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन। ठीक है, इसके बाद में सेकंड फलन क्या होता है कॉस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा। इसके बाद में थर्ड फलन होता है वो कौन सा होता है tan, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे L इज स्टैंड फॉर लंब, और जो यहाँ पे K है K स्टैंड फॉर कर्ल, यानी कि sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ल। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ल, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ल, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ऐसे जब इनके व्युत्क्रम में चलेंगे, यानी कि व्युत्पन्न में चलेंगे उल्टी दिशा में, यानी कि साइन का जो विलोम होता है वो क्या होता है cosec थीटा, साइन का विलोम cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ल बटे लंब, और cos का जो विलोम होता है वो क्या होता है sec, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ल बटे आधार। ठीक वैसे ही tan का जो विलोम होता है वो क्या होता है cot थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल ही संक्षिप्त तरीके में ये सीखा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ल, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक वैसे ही इसके उल्टे cosec थीटा बराबर कर्ल बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ल बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, तो आपको आयु इतना समझ में आ गया, आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो फलन देखा होगा, पहला फलन अभी आपने देखा होगा साइन थीटा, ऐसे जो अगला फलन देखा था वो कौन सा देखा था cos थीटा, इसके बाद में कौन सा देखा था tan थीटा। तो मुख्य रूप से ये तीन फलन होते हैं, इनके ही व्युत्क्रम होते हैं जो इनके आगे आते हैं। जैसे साइन के सामने पे क्या होता है, जो इसका विलोम होता है वो कौन सा होता है cosec थीटा, साइन का जो विलोम होता है वो क्या होता है cosec थीटा। ऐसे cos का जो विलोम होता है वो कौन सा होता है sec थीटा, ऐसे tan का जो विलोम होता है वो कौन सा होता है cot थीटा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ने यहाँ पे देखा ये जो तीन मुख्य रूप से फलन थे, इन फलनों के
ये वाले व्युत्क्रम थे, यानी कि साइन थीटा का विलोम कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का विलोम क्या हो जाएगा साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा का विलोम सेक थीटा और सेक थीटा का विलोम कॉसेक थीटा, टेन थीटा का विलोम कॉट थीटा और कॉट थीटा का विलोम टेन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे लिखते हैं इनके जो मुख्य रूप से जो और फलन होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पे आपको लिखना हो तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही मान यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। ऐसे ही sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इधर यहाँ पे देखेंगे ये tan वाला एक ही फलन बचा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ऐसे ही जब वैल्यू cot थीटा की निकालेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी फलनों के व्युत्क्रम में आप समझ चुके हैं कैसे किसका कौन सा व्युत्क्रम होता है। मुख्य रूप से आपको यही चीज याद रखना है, इन तीनों के तीन ये वाले व्युत्क्रम और यहाँ से ऐसे बना। ठीक है बच्चों, तो एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया है, वो यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। ऐसे करके यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया, समकोण त्रिभुज ऐसे करके बना लिया है। ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ऐसे करके यहाँ पे नाम डाल दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे ऐसे सी। ठीक है, तो ये वाली भुजा भी हमने बताई थी कौन सी होती है, आधार। ये कौन सी होती है, आधार। और ये वाली जो भुजा होती है कौन सी होती है, लंब। यहाँ पे क्या लिख लिया, लंब। और ये वाली जो सबसे लंबी भुजा होती है क्या होती है, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर ऐसे लिखना चाहेंगे, जैसे मान के चलो जब तक हमारा थीटा यहाँ पे होगा, जब तक थीटा यहाँ पे होगा तब तक तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ऐसे लिखते। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और जैसे ये वाला थीटा थोड़ा चेंज होगा, ये वाला थीटा यहाँ ना पूछ करके अगर हमसे यहाँ पूछ लेगा, अगर जैसे यहाँ वाला थीटा यहाँ आ गया ऐसे करके, तब फिर हमारे पास में ये वाला जो आधार होगा वो आधार क्या हो जाएगा, लंब, और लंब क्या हो जाएगा, आधार। ये एक्चुअली में एक्सचेंज हो जाते हैं, लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी चित्र को हम यहाँ से दोबारा बनाते हैं ऐसे करके। हमने यहाँ पे क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया ऐसे करके, और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके हमने थीटा बना लिया और ये वाली भुजा थी वो क्या हो गई, कर्ण। अब अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पे जो भी एंगल हमसे पूछा जाता है उसके सामने वाला लंब होता है। तो अब इस स्थिति में जो लंब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे क्या है, सी ए, यानी कि सी ए यहाँ पे ए सी। और यहाँ पे क्या आ रहा था, लंब कौन सा हो रहा था, बी सी, और बटे में क्या हो रहा था, सी ए। तो ठीक है बच्चों, तो एक बार और फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है। अगर यहाँ पे जब भी हमसे थीटा यहाँ से पूछा जाएगा तो फिर ये साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। इस स्थिति में हमारा लंब ये वाला होगा, और जब भी थीटा यहाँ वाला होगा, यानी कि कुल मिलाकर के हमें एक ही बात समझनी है कि जहाँ पर थीटा होता है, यानी कि जो भी एंगल हमें गिवन होता है उसके जो बिल्कुल सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे थीटा ये वाला है तो इसके भुजा ये सामने वाली कौन सी होगी, लंब। ठीक है, ये वाली भुजा कौन सी है, यहाँ पे लंब, और ये वाली जो भुजा ये कौन सी हो जाएगी, आधार। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख रहे होंगे लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर वो हमसे जैसे मान लो भी यहाँ पे थीटा ना पूछ करके अभी यहाँ पे सी पूछ देता तो सी वाले की स्थिति यही पे होती है। ठीक है, उसी सिरे पर थीटा यानी कि कोण माना जाता है जो वाला एंगल हमें दिया। तो आई होप बच्चों आज सभी को ये वाला आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बच्चा ऐसा रह जाता है जिसे समझ में नहीं आता, तो जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे हम, तो आगे आप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद आ जाएंगे और आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को कर